आप कोयलांचल के जिस इलाके से आती हैं, भाजपा वहाँ एक बड़ी राजनीतिक शक्ति है, उसका बड़ा व्यापक जनाधार है। 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हैं, आप इस चुनौती को कैसे निपटेंगे? पहले तो आप सभी लोगों को प्रणाम और जोहार। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो सीट विशेष करके जिस विधानसभा से मैं आती हूँ, पारंपरिक तौर पर वो भाजपा की सीट रही है। अगर मेरे उसके पहले आप देखें तो 15 साल, और उसके पहले देखें तो 15 साल का अगर समय छोड़ दें आप समता पार्टी और राजद का, तो उसके पहले भी पारंपरिक पार्टी की सीट तो नहीं, लेकिन पारंपरिक एक परिवार की सीट ज़रूर रही है। और उनसे अलग होकर आपको पता है कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। मैं सब लोगों के अपने अपने कारण होते हैं, मैं परिस्थिति जन्य राजनीतिक व्यक्ति हूँ, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आई जहाँ पीछे नहीं हट सकते थे। तो बिल्कुल बहुत ही जो है मेरे लिए चैलेंजिंग रहा, और आने वाले समय में पार्टी का जैसा दिशा निर्देश रहेगा या जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। हमारा सवाल है, झरिया में कोयला चोरी परवान पे है, आपके संबंधियों पे भी आरोप लगते हैं, और आपके जो प्रतिद्वंदी घराने हैं आपके रिश्तेदारों पर रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आक्षेप तो लगेगा, और आक्षेप लगाने वाले हमेशा विपक्ष के लोग होते हैं। तो आक्षेप जब सही हो, लगाने वाला व्यक्ति कौन है इसको देखना चाहिए। अगर वो लोग हैं जिनका खुद का ऐसा हालत है कि वो कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, आपको अगर किसी से एडवाइस चाहिए होगी तो आप जो है किसके पास जाएंगे? अगर मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप बढ़िया डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना, कि सड़क पे चलते किसी से पूछ लेंगे कि भैया बीमारी बता दो हमको क्या है। तो आप एडवाइस उसी व्यक्ति से लेंगे जिसका कोई मायने होगा, जिसके कहने के कोई मायने होंगे, जिसको कोई जानकारी होगी, या किसी भी चलते फिरते व्यक्ति से। तो आक्षेप लगाने दीजिए। आक्षेप से घबरा कर अगर हम जिस परिस्थिति में राजनीति करने आए हैं हम कर नहीं पाएंगे। जहाँ तक कोयला चोरी की बात रही है, मुझे लगता है कि पिछली सरकारों में आप ही लोगों के अखबार रंगे रहते थे कितनी खबरों से, और कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये भली भांति सबको पता है, और कितनी बार इस पे जो है प्रक्रिया की भी जाती है। लेकिन चूंकि जो छोटे मोटे लोग हैं जो 1 बोरा 2 बोरा उठा कर ले जाते हैं, अगर हम उन्हें मना कर दें करने के लिए तो वो भूखे मर जाएंगे। क्योंकि आपको परिस्थिति पता है झारखंड की कि किस तरीके के लोग रहते हैं यहाँ पर, क्या आजीविका के साधन हैं उनके। आपको पता है कि झरिया में आज सबसे बड़ा जो हमारा रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है भारत सरकार का, झारखंड सरकार का नहीं, विस्थापन को लेकर, वो झरिया में है, जहाँ 1,03,000 परिवारों को शिफ्ट करना है दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ भूमिगत आग है। और उसकी वजह से अब लगभग वहाँ का प्लान जो है सेटल हो गया है। आपको पता है कि 750 करोड़ रुपया जो है भारत सरकार झरिया रिहेबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे रही है, ताकि उन 1 लाख परिवारों को जो वहाँ लीगल टाइटल होल्डर्स हैं, जो रैयत हैं, और जो वहाँ पर आकर बाहर से बसे हुए हैं, जो छोटा मोटा कार्य करते हैं, जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है, जो बहुत सालों से रह रहे हैं, उनको वहाँ से शिफ्ट करने के लिए जो है पैसा दे रही है। तो ऐसे केसेस में 72,000 ऐसे परिवार हैं वहाँ पर, 72,000 ऐसे लोग हैं जिनका आजीविका कुछ भी नहीं है। कुछ बेच लेंगे, एक ठेला लगा लेंगे, एक खोमचा लगा लेंगे, जो है मटिया का काम करते हैं, ये सब। तो आप बताइए कि ऐसे लोगों के ऊपर अगर कोई ले जाता है तो मुझे लगता है पुलिस को इसमें कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड जहाँ होता है, ऑर्गेनाइज्ड जब भी हुआ है उसके खिलाफ मुझे लगता है दूसरे से ज़्यादा हमने आवाज़ उठाई है। मुझे लगता है हर दूसरे हफ्ते में एसएसपी के पास पहुंची रहती थी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आप हताहत होने की भी कई सारी सूचनाएं आई हमारे पास, उस पर भी कार्रवाई हुई है। तो प्रयास हम हमेशा करते रहते हैं, अब कर कितना पाते हैं। और जहाँ तक रही कोयला चोरी की बात, तो आप बताइए, मुझे लगता है मैं 10 वर्षों से रह रही हूँ झारखंड में, थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है। झरिया में विस्थापन एक बड़ी समस्या रही है। वहाँ पे प्रदूषण से लेकर के, पेयजल से लेकर के, और कई सारी मूलभूत सुविधाओं की से संबंधित समस्याएं हैं। इसमें क्या कर रही हैं आप लोग? देखिए, झरिया में 3 सबसे बड़ी समस्या है। सरकार से इसमें कितना सपोर्ट मिल रहा है? झरिया, मैं आपको पूरे धनबाद, झरिया और पूरे धनबाद के बारे में आपको बताती हूँ कि सबसे बड़ी समस्या जो है झरिया की वो विस्थापन है, दूसरा पानी है, और तीसरा प्रदूषण है। और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि झरिया पूरा जो है वो कोयलरी क्षेत्र है। वहाँ सबसे बेहतरीन कोयला जो आप कहते हैं कोकिंग कोल, वो पाया जाता है, बीसीसीएल के अंडर में आता है। लेकिन एक ये भी सच्चाई है कि आज से 100 साल पहले वहाँ पर जो है क्योंकि कोयला मिला था, इसलिए बहुत सारे लोग आकर बस भी गए थे।
अब आज उनको वहाँ से हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमें एक विस्थापन की ज़रूरत है। 2004 में उस समय भारत सरकार ने जो है एक प्लान बनाया, झरिया रिहेबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके थ्रू हमें हटाना था। एक सर्वे किया गया, लेकिन 20 साल पहले का सर्वे आज काम नहीं करेगा। इसके लिए फिर से जो हमारी मांगें थी, जो हमने मीटिंग करके कहा कि भाई अगर आप परिवारों को हटाना चाहते हैं और उन्हें ससम्मान हटाना चाहते हैं, क्योंकि रैयतों को, आपको पता है कि आज धनबाद ज़िले में कम से कम 30,000 ऐसे मामले रैयतों के जो है वो लटके हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं BCCL उनकी ज़मीन को अपना बोलता है, कहीं वो BCCL की ज़मीन को अपना बोलते हैं, और कोर्ट में ये मामले लंबित हैं। ये सबसे बड़ा कारण है वहाँ पर कि इनका निष्पादन नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे प्रयास से हमने मीटिंग की, साथ में मुझे याद है कि पहली बार मैं जब मुख्यमंत्री के पास गई तो मैंने इस विस्थापन की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि मैं प्रयास करता हूं कि मीटिंग हो। और पहली बार ऐसा हुआ कि झरिया रिहेबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी का मीटिंग जनप्रतिनिधियों के साथ हुआ, और सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि, एक नहीं, जितने भी 6 विधानसभा के हैं उनके हुआ। और आज हमने जो वहाँ पर बातें रखी, क्योंकि हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम जानते हैं कि लोग क्या हमसे चाहते हैं। आप कागज़ अगर आप अधिकारी से पूछेंगे कि लोगों को क्या चाहिए तो वो कभी नहीं बता पाएंगे। तो हमने वो बातें आगे रखी, क्योंकि जब झरिया रिहेबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी में पहले जब लोगों को वो शिफ्ट कर रहे थे तो 320 स्क्वायर फुट का एक घर दे रहे थे। आप जितने बड़े कमरे में बैठे हैं शायद इतने बड़े में, और वो मात्र 500 दिन का आपको बेसिक मिनिमम वेज, यानी लगभग कह लीजिए साल भर का दे रहे थे, जो 1,55,000 के आसपास था, जो 3-4 किश्तों में मिल रहा था। अब आप सोचिए कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है और अगर आप वहाँ रह रहे हैं, अगर आपको कोई ये ऑफ़र करता है तो क्या आप जाएंगे वहाँ से? कभी नहीं जाएंगे। ये सबसे बड़ा एक कारण था कि वहाँ से जो 72,000 परिवार आज के डेट में है वो शिफ्ट नहीं होना चाह रहे थे। कोयला निकालने अब ओपन कास्ट माइनिंग भूमिगत आग की वजह से कर दी, तो प्रदूषण उसकी वजह से एक सबसे बड़ी समस्या बन गई है। और तीसरा, क्योंकि कोयलेरी क्षेत्र है तो वहाँ पानी नहीं है। पिछली सरकार में एक योजना स्वीकृत जरूर हुई थी पानी की वहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसके साथ ये रही कि उसको स्वीकृत करके सिर्फ नाम के लिए स्वीकृत किया गया, क्योंकि बिल्कुल चुनाव के पहले 1 महीने पहले उसको स्वीकृत किया गया और छोड़ दिया गया ऐसे ठंडे बस्ते में। चुनाव के 6 महीने बाद जब हम जीत कर आए, उसको विधानसभा में हम लेकर आए, और आज की डेट में मैं ये कह सकती हूँ, ये रिव्यू मेरा नहीं है, डिपार्टमेंट का रिव्यू है, कि वो पानी की योजना आज सबसे अच्छी चल रही है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे पास, क्योंकि भूमिगत आग को देखना है, वहाँ की टोपोग्राफी को देखते हुए आज हमने उस योजना का लगभग 50% काम जो है वो पूरा कर लिया है। तो पानी की एक समस्या का हल मुझे लगता है कि 100% तो नहीं, लेकिन 70 से 80% तक दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, मैंने DMFT जो है, जो 2016 में आया, DMFT का कोई इस्तेमाल नहीं होता। और आपको पता है कि धनबाद में सबसे ज़्यादा DMFT है पूरे झारखंड का, और DMFT फंड। और वहाँ पर मैंने जो है सर्वे कराया, और मैंने बोला कि जो पिट वाटर बर्बाद हो रहा है, उस पिट वाटर को क्यों ना हम वहाँ पर RO प्लांट्स लगा दें टेम्प्रेरी, और सप्लाई चेन देने के बजाय समितियाँ बनाकर, लोकल लोगों की समितियाँ बनाकर जो है वो अपने घर जो है पानी खुद सप्लाई करें, चाहे आप। तो इस पे काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तीसरा, मैंने वहाँ पर जो हमारे तालाब थे, आपको पता है कोयलेरी क्षेत्रों में क्वारीज होती हैं, क्वारीज में पानी भर जाता है, फिशिंग के लिए बहुत काम आती हैं वो, उनको बंद करने का प्रयास किया गया। क्योंकि जब भी कोयला खनन लोग करने जाते हैं, पहले अंडरग्राउंड होता था, अब ओपन कास्ट होता है। ओपन कास्ट की वजह से पहला तो नुकसान है कि बड़े बड़े पहाड़ बना दिए जाते हैं, ओबी डंप के, ओवरबर्डन डंप के, और दूसरा ये कि जो पानी निकलता है पिट से, उसको भी बर्बाद कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। और जो पुराने बने हुए पिट हैं, उनको या तो जो ओवरबर्डन निकलता है उसको ले जाके भर दिया जाता है। तो 50 साल पुरानी क्वारीज जो अब तालाब बन चुकी हैं बहुत सुंदर, उनको भरने का प्रयास, तो मैंने ऐसे 3 तालाब वहाँ बचाए हैं, क्योंकि उससे वहाँ पर आजीविका का कोई साधन नहीं है, लेकिन लोग उसमें मछली पालन करके और ऐसा करके वहाँ पर कर सकते हैं। आपको पता है कि शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में हमारे जो लोग होते हैं जिनके पास आजीविका का साधन नहीं, उनको बहुत मुश्किल से मिलता है। और इसमें मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना, गारंटी योजना जो शुरू की गई इस सरकार में, उसने बहुत काम किया है। जैसे मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है। और झरिया का एक सबसे बड़ा चैलेंज और है कि पूरा का पूरा झरिया जो है वो नगर निगम क्षेत्र में आता है, पंचायत वहाँ पर एक भी नहीं है। तो हमारी सरकार के ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका मैं कोई भी फंड का इस्तेमाल कर नहीं सकती हूँ वहाँ पर। इस वजह से ये योजना जो है वहाँ पर लोगों को 100 दिन का गारंटीज रोज़गार देने में इसने बहुत सहायता की है। तो सबसे बड़े 3 चैलेंजेस हमारे रहे, यही पानी है, प्रदूषण है और विस्थापन है। विस्थापन पे आज भारत सरकार ने 750 करोड़ रुपए एक्सेप्ट कर लिए हैं। उन्होंने मुआवजे की राशि भी बढ़ा दी है, रैयतों को ज़मीन देने की भी बात की है।
और जो सिटी वो डेवलप करेंगे, जो नया सिटी बन रहा है और जो पुराना बना है उसको मेंटेनेंस के साथ साथ स्मार्ट सिटी बनाने का भी प्लान है। क्योंकि वहाँ पर स्कूल नहीं है, थाना नहीं है, थाना छोड़िए पिकेट नहीं है, एक पुलिस पिकेट नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो ऐसे में कोई भी कहीं जाना नहीं चाहेगा। आप भी चाहेंगे कि आप भी जहाँ जाएँ वहाँ सुविधाएँ हों। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमने बहुत बृहद तरीके से काम किया है। और झरिया में मूलभूत सुविधाएँ, आपको प्रॉपर सड़कें नहीं थी, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था वहाँ पर। वहाँ का पुराना आरएसपी कॉलेज, जिसको आप लोग सब जानते हो, राजा श्री प्रसाद कॉलेज, जहाँ अगर आप कह लीजिए तो धनबाद और आसपास के पुराने लोग वहीं से पढ़कर निकला करते थे, और उसको रातों रात पिछली सरकार में बंद कर दिया गया। बहुत सारे लोगों को, बच्चे हमारे, मुझे याद है कि 10-12 बच्चे ऐसे थे जिनको जेल में डाला गया था 3-4 दिन के लिए, तो उसको हटाकर उसकी ज़मीन का हमने BCCL से NOC लिया। ये बहुत रेयर होता है कि कोल मंत्रालय आपको ज़मीन के NOC दे कोई भी शुरुआत करने के लिए। आज उसका DPR फाइनल हो गया है। तो जो वायदे मैंने चुनाव में किए थे, और ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, उसमें से मुझे लगता है कि 70-75% मैंने लगभग पूरा कर दिया। लेकिन पानी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक वो पूरा ना हो मेरे लिए सब कुछ बेकार रहेगा। लग रहा कि भावी सांसद बोल रही हैं धनबाद के। एक अनसुलझी पहेली है झारखंड में 1932 का खतियान। विरोध भी है, समर्थन भी है, समर्थन ज़्यादा है। इसको आप किस रूप में देखती हैं और बेहतर नियोजन नीति क्या हो? देखिए, हम सब जब झारखंड की बात, मैं उस पर आऊँगी, लेकिन मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। जो एक विज़न होता है, हम जब विज़न की बात करते हैं झारखंड के लिए, और मैंने जब पहली बार अपना बोला था विधानसभा में, पहली नहीं दूसरी बार, तो मैंने जो हमारे बलबीर दत्त जी हैं, उनकी पुस्तक से कोट किया था मैंने, और उन्होंने कहा था कि जो सो कॉल्ड प्रस्तावना था कि उसमें झारखंड में ऐसा झारखंड हो जहां किसी के भी शोषण की, किसी से भी कोई गुंजाइश ना हो, ऐसा होना चाहिए। तो यही विजन के साथ आगे बढ़ना है। और जहां तक रही 1932 की बात, और आपने क्या बोला, और नियोजन नीति की बात, तो निश्चित तौर पर हर सरकार आती है और झारखंड जो हमें दिखता है वो 2 भागों में बटा हुआ दिखता है। एक, जिनको हम लोगों को, जिसको बाहरी बोला जाता है या जो बाहर से आए हैं। अब आप देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं बिहार की बेटी हूँ, क्योंकि मेरे रूट्स बिहार में हैं, लेकिन मेरी जन्मभूमि यूपी है, और मैं बहू झारखंड की हूँ, और मेरी कर्मभूमि झारखंड है, और मैं हर हिस्से में लगभग भारत के घूम के आई हूँ। तो मैं खुद को क्या बोलूँ, ये मेरे लिए कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है हर चीज़ से बड़ा कर्मभूमि होता है। कर्मभूमि से बड़ा किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मभूमि जो आपको देती है, आपको असली पहचान आपकी वही देती है। तो आज यहाँ पर एक जो बड़ा डिवाइड हो गया है बीच में, एक तरफ एक लोग कुछ कहते हैं, एक तरफ कुछ लोग कुछ कहते हैं। अगर आप बोलिए तो यही 1932 का है, जिसकी बात अगर आप चले जाइए कोल्हान में, तो वहाँ के सांसद उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्वे कुछ और है। मुझे लगता है कोई भी सरकार रहे, उनको एक जो है उस पर एक बात पे आना चाहिए। 2004 में जब इस बात को उठाया गया था, 2003-4 में जब इस बात को उठाया गया था, तो एक कहावत है हमारे यहाँ कि हमारा कौवा कान लेके जा रहा है, कौवा कान लेके जा रहा है, हम अपना कान नहीं देख रहे हैं, कौवे को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ हल्ला करने से, शोर मचाने से बात नहीं होगी। सबको बैठकर बात करनी है। 100 साल पुराना खतियान बोला जाता है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास जो लोग आते हैं आज भी वो 1925 और 1908 का खतियान लेकर आए हैं मेरे पास, क्योंकि जिनकी ज़मीनें BCCL ने ले ली हैं, या ICL ने ले ली हैं, या CCL ने ले ली हैं। तो क्या उनका मान्य नहीं होगा? सिर्फ 1932 को ही हम क्यों मानेंगे? और आज जो झारखंड में है, आप लोग में से बैठे हुए यहाँ ना जाने कितने ही लोग होंगे जो बाहर से आए होंगे, तो क्या आपका हक अधिकार नहीं बनता है? क्या अगर सिर्फ 1932 की हम बात करेंगे तो वो जो है संवैधानिक होगा? विजन ये होना चाहिए कि दोनों का समायोजन हो। विजन ये होना चाहिए कि जो ये बीच की दूरी है, जो गहरी खाई बढ़ती जा रही है, इसको भरा जाना चाहिए। और किस तरीके से भरा जाना चाहिए, ये तो हर सरकार को सोचना चाहिए। मुझे लगता है एक प्रयास किया भी गया है यहाँ पर, लेकिन पटने के बजाय वो खाई और बड़ी होती गई। और आज के समय में अगर ये खाई रहेगी, अगर एक ही प्रदेश 2 हिस्सों में बटा रहेगा, तो प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा ये सोचना है। मेरा किसी का विरोध नहीं है। आप राजनीति किसी का विरोध करके कर भी नहीं सकते हैं। आप किसी को रिप्रेजेंट ज़रूर कर सकते हैं, आप किसी एक जगह से आ सकते हैं, लेकिन आप किसी का विरोध करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये खाई भरनी चाहिए थी, ये खाई भरी नहीं है, ये समय के साथ और गहरी होती गई है, जिसका खामियाजा जो झारखंड आज मुझे लगता है 10वें या 12वें स्थान पर है GST में। आज ही मैं डेटा देख रही थी, हमारे यहाँ से 2859 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार को GST में जाते हैं। मतलब एक बड़ा योगदान है, एक छोटा राज्य होते हुए बड़ा योगदान है।
और उसके बावजूद 40% हम यहाँ मिनरल्स रख के, जो सोने की कह लीजिए या हीरे की खान पे बैठकर हम जो है, और इतने गरीब हैं, जहाँ अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, इस खाई को पाटने की ज़रूरत है। और ये सारी परेशानियाँ उसी वजह से हैं। तो बिल्कुल अगर एक सही नियोजन नीति जो सबको मान्य हो, हम एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक सेक्ट निकल आता है उसमें, और हर बार आपकी हर बात से सहमत होने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। प्रभु आके चले गए, यहाँ से ईश्वर आके चले गए, उनकी बात से तो सब सहमत नहीं हुए। तो हर सरकार अपने एक विजन के साथ आती है। हमारा एक विजन है यहाँ पर, जो अभी नियोजन नीति दी गई या जो कहा गया उसमें, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समायोजन करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि वो सही नहीं है, वो विरोध ज़रूर करेंगे, लेकिन है तो सबके लिए। आखिर मुझे लगता है बिहार से तो अभी यहाँ बेटर ही है। जिस संघीय ढांचे की हम बात कर रहे हैं, चिंताजनक विषय तो है कि झारखंड का इतना सारा हक और हिस्सा होते हुए केंद्र सरकार के पास वो हिस्सा हमको नहीं मिल रहा है। वो चाहे जब हमने 15 लाख एक्स्ट्रा ग्रीन राशन कार्ड रिलीज़ किया और हमने FCI से हम अनाज मांगा तो हमें नहीं मिला, चाहे वो DVC के साथ जो ट्राइपार्टाइट समझौते से हम बाहर हो गए, उसके बाद रिजर्व बैंक हमारे जो खाता था, रिजर्व खाते से 1500 करोड़ रुपए काट लिए गए। तो ये सारे चिंताजनक विषय है। और मुझे लगता है पहले जिस तरीके से संघीय ढांचा काम करता था उस तरीके से नहीं है। तो हम सब का एक कॉमन जो परेशानी रहती है, या जब भी हम जाते हैं तो एक बड़ा विषय रहता है। आपको पता है कि हमने जो है, जब सरकार में आए थे तो हमने वाइट लेटर इशू किया था तब, क्योंकि उस समय परिस्थिति ऐसी थी। तो ये एक बड़ा विषय है और जो बहुत चिंताजनक है। कहने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा नहीं दिया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ईज आउट होना चाहिए। मुझे लगता है ये सिर्फ एक तरफ से नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उधर से है। थोड़े विषयों में हम भी थोड़ा जिद पकड़ लेते हैं, तो सरकार का काम निकालने के लिए फिर भी हम सब एक रास्ता निकालते हैं बीच का, कि किसी तरह निकले और लोगों का काम हो। क्योंकि अंततोगत्वा लोगों ने ही चुनकर हमको जनप्रतिनिधि नहीं है, सिर्फ हम जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने ही चुनकर यहाँ हमको भेजा है। तो प्रयास तो हमारा ये रहता है, अगर हम 100% प्रयास करते हैं तो 40-50 तो पूरा हो ही जाता है। लेकिन आगे प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों का काम हो। और वो जो खाई भरने की मैंने बात की, मुझे लगता है सब जनप्रतिनिधियों का, भले आप सबका अपना विचार है, सबका अपना कुछ कहना है, हर कोई किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब हम, मुझे लगता है आम जनता को, वो एक विधानसभा में जिस तरीके से हम बहस करते हैं और विधानसभा के बाहर हम 4 महिलाएं यहाँ बैठी हैं, हम चारों महिलाएं अलग अलग समीकरण, जिसको आप जातीय समीकरण ही समझ लीजिए, या जिस तरीके से हम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग, लेकिन हम अपनी अपनी बात रखते हैं, एक मुद्दे पर, एक कॉमन पॉइंट पर पहुंचते हैं और ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा कहाँ हो रहा है। जब हम उतना समझ जाते हैं, उसके बाद हमारे बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारा प्रयास यही है, और मुझे लगता है कि हम चारों इस बात से सहमत होंगे कि हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि अपनी बातें रखकर, अपने लोगों की बातें रखकर उस खाई को भरा जाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।